हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पाठ 3 इठलाती बूंद पढ़ा था। आज हम इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके कठिन शब्द। कल्पना, इसमें आधा ल है, ध्यान से देखना है। निहारती, ऊंची, सूर्य, चौंधा, गर्माहट, भाप, पर्वत, रंगीले, रसीले, उदासी, निराश, उत्साह, मिट्टी, इठलाना, ताकना और वृक्ष। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। इठलाना, इठलाना क्या होता है? इतराना, जैसे नन्ही सी वो बूंद है वो इतरा रही थी। उत्साह क्या होता है? जोश, उत्साह, जोश। ताकना, टकटकी लगाकर देखना, जैसे वो किसान बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहा था कि कब बारिश होगी। निहारना, निहारना क्या है? ध्यान से देखना। वृक्ष, वृक्ष क्या होता है? पेड़, वृक्ष क्या होता है? पेड़। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी बच्चों नन्ही बूंद? वह सोच रही थी कि काश वह बादलों के साथ उड़कर खेतों, बाग बगीचों व बड़े बड़े पेड़ों की चोटियों को देख पाती। क्या सोच रही थी नन्ही बूंद? वह यही तो सोच रही थी कि काश वह बादलों के साथ उड़कर खेतों, बाग बगीचों और बड़े बड़े पेड़ों की चोटियों को देख पाती। अब करेंगे प्रश्न 2। किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? किसे देखकर मन पिघला था बूंद का? खेतों, बाग बगीचों व किसानों की दयनीय दशा को देखकर बूंद का मन पिघल गया। खेतों, बाग बगीचों व किसानों की दयनीय दशा को देखकर बूंद का मन पिघल गया। किसान क्यों झूम उठा? रसीले आमों को देखकर किसान झूम उठा। रसीले आमों को देखकर किसान झूम उठा। बूंद का अंत कैसा रहा? कैसा रहा बच्चों बूंद का अंत? अंत में बूंद रसीले आम में छिप गई। कहाँ छिप गई थी वो? रसीले आम में। इसलिए बूंद का अंत सुखद रहा। इसलिए बूंद का अंत सुखद रहा। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। अब आगे करते हैं हम इस पाठ का अभ्यास। 4 भाषा की बात। बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वृक्ष शब्द, इसमें वृक्ष शब्द में कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है। कौन सी मात्रा है वृक्ष शब्द में? री की मात्रा है। ऐसे ही 2 और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। बच्चों, हमें 2 शब्द लिखने हैं जिसमें री की मात्रा आती है। मैंने लिखे हैं मृग। मृग क्या होता है? हिरण। और कृषि, कृषि क्या होती है? खेती। हम और भी कोई शब्द लिख सकते हैं, जैसे कृष्ण, तृण, सृप, गृह। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप अपनी तरफ से कोई और भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं। पहली लाइन में तो क्या था? टोकरी। और दूसरे में क्या है? टोकरियां। यहाँ टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी, और टोकरियां से अभिप्राय है एक से ज़्यादा टोकरी। तो बच्चों क्या हुए ये? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में तो क्या होता है? एक की बात होती है। क्या होती है? किसकी? एक की। और बहुवचन में एक से ज़्यादा की। एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन होते हैं। तो ये एक वचन और बहुवचन है। इसका एक उदाहरण आपको दिया हुआ था, लड़की, लड़कियाँ। और हमें करने हैं कुर्सी, कुर्सियाँ,
लकड़ी, लकड़ियाँ, चोटी, चोटियाँ, रोटी, रोटियाँ, बोरी, बोरियाँ, बकरी, बकरियाँ, टहनी, टहनियाँ। एक बार फिर से बोलते हैं, लड़की, लड़कियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, चोटी, चोटियाँ, रोटी, रोटियाँ, बोरी, बोरियाँ, बकरी, बकरियाँ, टहनी, टहनियाँ। बच्चों, एक वचन बहुवचन में ध्यान देने योग्य बात है कि एक वचन में शब्द के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है। जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। आप सब में नोटिस कर सकते हैं, जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल गई है। ठीक है, जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। आगे देखते हैं। खाता है, खाती है, सोहन आम खाता है, रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है, इसलिए खाता आया है। रीटा लड़की है, इसलिए खाती आया है। तो बच्चों, क्या है ये? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये लिंग बदलो है एक तरीके से। अब इन्हीं के बेस पर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनसे हमने वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले देखते हैं पीता और फिर है पीती। पहले तो पीता से कुछ बनाएंगे शब्द, जैसे हमें ऊपर दिए गए थे। अमन दूध पीता है। अब पीती का बनाते हैं, नेहा दूध पीती है। खेलता, राहुल गेंद से खेलता है, और खेलती का बन जाएगा, रीना गेंद से खेलती है। हमने वही वाक्य रखे हैं, लगभग नाम बदल दिए हैं। ठीक है और इसके साथ ही वो जो क्रिया है वो भी बदल जाएगी। जैसे पीता का पीती हो गया, खेलता का खेलती हो गया। किसके हिसाब से? लिंग के हिसाब से। ठीक है, पुल्लिंग है तो ता और स्त्रीलिंग है तो ती। अब आगे देखते हैं। चलता, विशाल धीरे धीरे चलता है। चलती का बनेगा, कनिका धीरे धीरे चलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए गाता, रमन मधुर गीत गाता है, और गाती का बन जाएगा, रानी मधुर गीत गाती है। आगे देखते हैं। मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं, मी ट के नीचे हलंत, ट और बड़ी की मात्रा। बच्चों, ये जो हलंत लगा के ये अक्षर वर्ण लिखा हुआ है, ये आधा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ट के नीचे ही दूसरा ट भी लिख सकते हैं, मतलब यानी कि वो जो ट है वो आधा है। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच वाले टा के नीचे हलंत लगा के और फिर पूरा टा और बड़ी की मात्रा। हम दोनों तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हमें उदाहरण दिया था, ऐसे ही हम बाकी के शब्दों को भी करेंगे। खट्टा, खट्टा, इसमें ट के नीचे दूसरा ट लिखा हुआ है और हमने लिखा है ट के नीचे हलंत और फिर पूरा टा और आ। हम दोनों तरीक़ों से इनको लिख सकते हैं। पट्टी, पट्टी, भट्टी, भट्टी, चट्टान, चट्टान, छुट्टी, छुट्टी। ठीक है, अब जैसे ये शब्द है खट्टा, उसमें जो ऊपर वाला ट है वो आधा है और नीचे वाला ट है वो पूरा है। ऐसे ही इधर बीच में जो ट है वो आधा है और जो लास्ट में ट है वो पूरा है। तो हम इनको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। समझ आया बच्चों? उसके बाद देखते हैं बूंद का सफ़र। हमने बूंद के बारे में तो पाठ पढ़ाई था, बूंद का हमने सारा सफ़र अच्छे से समझा था, देखा था, चित्रों के माध्यम से भी किया था। ठीक है, अब ये उसके हमें स्टेप लिखने हैं, क्रम लिखना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ। सबसे पहले चित्रों के हिसाब से जो इसमें दिखा रखा है, जो बूंद है वो सागर से भाप बनकर उठी, फिर नंबर 2 पे वो बादलों में गई, नंबर 3 वो बारिश से ज़मीन पर आ गई, नंबर 4 वो पेड़ की जड़ में गई, नंबर 5 वो आम के अंदर चली गई, और नंबर 6 बच्चा उसको
खा रहा है, किसको? आम को, यानी कि जो आम की बूंद है, जो बूंद है वो आम में चली गई है, फिर लास्ट में बच्चे ने उसको खा लिया। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके पाठ 3 का अभ्यास। आपने इसको अच्छे से समझ के करना है और इसको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।